ये दे रखा क्वेश्चन नंबर 63 AMU 11th साइंस एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग के एंट्रेंस में 2023-24 में ये AP का एक सवाल दे रखा है और मैं ये करके दिखाता हूँ। और वो लोग जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, इस साल जो तैयारी कर रहे हैं या देने वाले हैं, वो ये देख लें इस सवाल को पहले और इसे नोट कर ले, क्योंकि मैं इसे मिटा के फिर शुरू करूंगा। और एक बात ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये सवाल ऐसा है और आप तैयारी कर रहे हो अभी एंट्रेंस की, तो देखो कि क्या ऐसा सवाल कभी आपने अपने बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले किया था, या ऐसे सवाल कहीं पे आपने प्रैक्टिस की थी, किसी जगह देखा था रिफ्रेशर में या गाइड में। और अगर नहीं देखा तो अगर एंट्रेंस में ये आएगा इस तरह के सवाल, तो क्या आप कर पाओगे या फिर तुक्का लगाओगे? ठीक है, मुझे लग रहा है ज़्यादातर बच्चे ये कहें कि ऐसा सवाल हमने किया नहीं है एकेडमिक में, और ना ही ऐसा कोई गाइड शाइड में दे रखा है, ठीक है ना, या रिफ्रेशर में दे रखा है, या दिया भी होगा तो हमने छुआ नहीं, इसलिए कि हमने एकेडमिक की तैयारी कर रहे थे। अब तो एंट्रेंस की तैयारी करना है तो अलग अलग टाइप के सवाल करने हैं। तो ये सवाल चूंकि आपने किया नहीं है तो ऑटोमेटिकली आपको ये होगा भी नहीं, और ये देखने के बाद आपको एक तरह का या तो इग्नोर करेंगे क्वेश्चन को, छोड़ देंगे, काहे को इसमें जान फंसाना है, छोड़ो, स्केप करो। या फिर कुछ बच्चे जिन्हें तैयारी अच्छी नहीं है तो वो सोचेंगे वैसे भी मेरी तैयारी अच्छी नहीं है तो वैसे भी होना नहीं है मेरा, तो क्यों ना मैं अपने नसीब को आजमाऊं। तो नसीब आजमाने के लिए तुक्का लगा के देखेंगे, फिर बाद में आंसर क्या आता है मिला के देख लें कि मैंने जो तुक्का लगाया था, क्योंकि हमारा कार्बन कॉपी तो मिल जाता है वापस टेस्ट के बाद। इन सब बातों का इन्फॉर्मेशन मेरे अलग वीडियो में है, वो देखिएगा क्या क्या बातें मैं कह रहा हूँ। हो सकता है बहुत सारी बातें आपको समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन उसके अलग अलग वीडियोज़ हैं, उस पर जाकर देखेंगे तो समझ में आएंगे। वो तुक्का लगाएंगे और नसीब को आजमाएंगे। लेकिन क्या है कि ऐसे सवाल भी एंट्रेंस में आते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि हर तरह के इजी भी, मुश्किल भी, और हर तरह के सवाल आते रहते हैं एंट्रेंस में। एंट्रेंस की तैयारी अलग होती है, और बोर्ड के जो एग्ज़ाम जो आप लोग दे रहे हैं या दे के आ रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं बोर्ड की, वो एक अलग चीज़ होता है। तो बोर्ड में अच्छा एक मार्क्स आना और 80% 90% आना एक अलग चीज़ है, और कंपटीशन को क्वालिफाई करना एक अलग चीज़ है। दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। तो वो बच्चे जो अपने क्लास में बहुत अच्छे हैं, टॉपर है, अच्छे स्कोर कर रहे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो कंपटीशन भी क्वालिफाई कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो अच्छे बच्चे हैं, मेहनती बच्चे हैं, अपने डोमेस्टिक क्लास में जो अपने घरों में अपने पढ़ाई अच्छा कर, रूटीन से अच्छे परसेंटेज ला रहे हैं, लेकिन कंपटीशन में ऐसा नहीं होता कि वो बीट कर जाए। इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चा अच्छा नहीं है या मेहनती नहीं है या उसका नसीब खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो क्वेश्चन का एक खेल होता है, क्वेश्चन आता है, लोग करते हैं, कराते हैं और अपना वो करते हैं, अपने करियर बनाते हैं। एनीवे, चलिए बहुत सारी बातें मैं अलग बताऊंगा, ये हम पहले क्वेश्चन करते हैं, मैं पढ़ के सुनाता और करके दिखाता हूँ। लेट ए एन बी द nth टर्म ऑफ एन AP। एक AP का एन जो वैल्यू है nth टर्म है। इफ ये जानते हैं सिग्मा, सिग्मा मीन्स सम ऑफ ऑल, सिग्मा का नोटेशन है ये। सिग्मा R1 से शुरू होता है, R100 तक जाता है, यानी लोवेस्ट जो वैल्यू है, स्मॉलेस्ट वैल्यू है, स्टार्टिंग जो ऑब्जर्वेशन है वो 1 से शुरू होता है और 100 ऑब्जर्वेशन है, यानी इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100 है। तो सिग्मा ऑफ AP R1 to R100 A2R इज इक्वल टू अल्फा, यानी A से लेके 1 से लेके 100 तक जो इस A2R का एक A2R एक पैटर्न है उसका, AP का एक पैटर्न है। बोला ना कि AN जो है nth टर्म के बराबर है, तो इसी तरह से A2R एक पैटर्न है AP का। उस AP में 100 टर्म तक जब सम करते हैं 1 से लेके, तो उसका टोटल जो वैल्यू आएगा वो अल्फा आएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी दे रखा सिग्मा समेशन सिग्मा
1 से लेके 100 तक जाएंगे, मगर ये जो ए पी का जो टर्म दे रखा है A2R-1 के बराबर है, A2R-1 के बराबर है, A2R-1 इज इक्वल टू बीटा के बराबर, यानी कि 1 से लेके 100 तक वो जो ए पी हैं जो इस पैटर्न पे है 2R-1 पे है, उनको सबको सम करेंगे तो उसका टोटल वैल्यू होगा बीटा। तो ये जो ए पी है, एक ये ए पी है, इसका सम करते हैं तो अल्फा आता है 100 टर्म तक। एक दूसरा ए पी का ऑर्डर है, इसका सम करते हैं 100 टर्म तक, 1 से लेकर 100 तक, तो ये बीटा आता है। तो इस ए पी का कॉमन डिफरेंस कितना है? द कॉमन डिफरेंस ऑफ द ए पी इज, ठीक है, इस ए पी का कॉमन डिफरेंस कितना है ये देखना चाह रहे हैं। इसमें चॉइस में दे रखा है ए अल्फा माइनस बीटा अपॉन 100, बी बीटा माइनस अल्फा, सी अल्फा माइनस बीटा अपॉन 200, डी अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, ये 4 चॉइस दे रखा है। और ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा बड़ा है, तो मुझे ये क्वेश्चन को मिटाना पड़ेगा और एक एक करके दिखाना पड़ेगा। तो मैं चॉइस को भी मिटा देता हूँ। वैसे इसका आंसर मैं पहले बता देता हूँ, ये आंसर है अल्फा माइनस बीटा अपॉन 100, ये इसका आंसर है। ठीक है, ए अल्फा माइनस बीटा अपॉन 100 ये आंसर है। अब हम इसको करके दिखाते हैं, लेकिन इसको करने के लिए हमें ये पूरा मिटाना पड़ता है, मिटाना पड़ेगा, काफ़ी कुछ बातें बतानी हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा। अच्छा, ये चूँकि कॉमन क्वेश्चन नहीं है तो इसलिए हम रैंडम बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा आपको, तो मैं इसको ऑर्डर में सजा के बनाता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन को मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, आंसर तो बता ही रखा है। ठीक, सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग इसका। जो सबसे पहला दे रखा है R1 से लेके 100 ऑब्जर्वेशन तक है, और ये जो रिलेशन दे रखा है ये इसका वो है A2R इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है ना, 1 से लेके 100 तक ऑब्जर्वेशन है, पैटर्न है उस एपी का A इज इक्वल टू 2R। यहाँ पे एक चीज कहा है कि A फर्स्ट टर्म लेते हैं तो nth टर्म AN इज इक्वल टू nth टर्म है, nth टर्म है, पहले दे रखा था ना। ठीक है, अगर मैं n का वैल्यू 1 लूँ, A का वैल्यू 1 लूँ तो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा। कितनी बात में, अगर A का वैल्यू 2 लूँ, n का वैल्यू 2 लूँ तो ये सेकेंड टर्म हो जाएगा ये इस एपी का। अगर A का वैल्यू 3 लूँगा तो ये थर्ड टर्म हो जाएगा, थर्ड टर्म हो जाएगा। ऐसे ही A का वैल्यू 4 लूँगा तो फोर्थ टर्म हो जाएगा। ये इसी तरह से चलता रहेगा, या जैसे जैसे ये एपी का नंबर आ जाएगा। A1 लेंगे, n का वैल्यू 1 लेंगे तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा, n का वैल्यू 2 लेंगे तो सेकंड टर्म हो जाएगा। उस एपी का, उस पैटर्न ऑफ एपी का सेकंड टर्म हो जाएगा। n का वैल्यू 3 लेंगे तो वो थर्ड टर्म हो जाएगा। उस एपी का फोर्थ टर्म लेंगे, फोर्थ लेंगे तो फोर्थ टर्म का वैल्यू हो जाएगा। और इस तरह से 100 तक का है, 100 तक का है ये। ठीक, तो हम लोग इसको एक्सपेंड करते हैं, टेकिंग n इज इक्वल टू r इज इक्वल, यहाँ पे r लेंगे, n नहीं लेंगे, r यहाँ पे चेंज हो रहा है तो r लेंगे। क्या दे रखा है ये, टेकिंग r इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 अप टू 100 तक लेते हैं। तो क्या होगा, अगर हम लोग n का वैल्यू, r का वैल्यू 1 डालेंगे तो ये 1 होगा, 2 इंटू 1 तो A2 का जो वैल्यू हो जाएगा A2 आ जाएगा ये। ठीक है, अगर r का वैल्यू 1 लिया तो A2 हो जाएगा, फिर प्लस करेंगे 2 लेते हैं तो A4 आ जाएगा। यहाँ पे r का वैल्यू 2 लेंगे, यहाँ पे 2 डालेंगे तो 2 इंटू 2 4 तो A4 आ जाएगा। फिर 3 लेंगे तो A6 हो जाएगा, फिर 4 लेंगे तो A8 हो जाएगा। ये ऐसे ही चलते 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 अगर हम 100 लेते हैं यहाँ पे तो A200 आ जाएगा ये। और इन सब का जो प्लस करेंगे तो ये जो है हमारा अल्फा के बराबर है। ठीक है ना, ये समझ में आता है कुछ। इन सब का जब प्लस करेंगे, ये 200 है, ये अल्फा के बराबर है। कितनी बात सुन रही,
यानी इसका जो आर का वैल्यू है 1 2 डालते जाएंगे तो इसके हिसाब से ये पहला टर्म A2 हो जाएगा, दूसरा टर्म A4 हो जाएगा, तीसरा टर्म A6 हो जाएगा, चौथा टर्म A8 हो जाएगा, और ऐसे 100 तक लेंगे, 100 तक लेना है तो 100 डालेंगे तो A200 इज इक्वल टू सबका जब सम करेंगे तो अल्फा के बराबर हो जाएगा। ये कितनी बात समझ में आई? ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। आगे चले पीछे चले तो ये तो हमारा पूरा हो जाएगा 100 तक के लिए, ये एक रिलेशन बन गया हमारा। अगला दे रखा है, दूसरा जो रिलेशन दे रखा है वो लिखता हूं मैं, R1 से लेके R100 तक है, और ये है A2R-1 इज इक्वल टू बीटा दे रखा है ना। ये रिलेशन दे रखा है। टेकिंग, अगर मैं टेकिंग R इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू 100 तक लेते हैं, जैसे इसमें लिया था ऐसे इसमें लेते हैं। अब जब हम इसमें 1 डालते हैं तो देखो 1 डालेंगे ना तो 2 1 2 माइनस 1 1 तो A1 आ जाएगा, फिर प्लस, अब 2 डालेंगे तो 2 2 जा 4 माइनस 1 A3 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 डालेंगे 3 2 जा 6 माइनस 1 5 तो A5 हो जाएगा। कुछ समझ में आता रही है? 4 लेंगे तो 8 माइनस 1 7, ऐसे ही A7, ये ऐसे ही चलता रहेगा। कब तक? 100 जब लेते हैं, लास्ट वैल्यू लेते हैं, 100 लेंगे तो 200 हो जाएगा, 2 इंटू 100 200 माइनस 1, तो ये लास्ट वैल्यू जो होगा A199 इज इक्वल टू बीटा। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब ये बताइए समझ में आया या नहीं आया? यही मेन चीज समझना है। एक समेशन सिग्मा का समेशन का जो नोटेशन है उसमें R1 R2 R3 फिल किया और उसको सम किया तो टोटल सम का वैल्यू जो है ना वो अल्फा दे रखा है पहले वाला में, और दूसरा वाला जो समेशन सिग्मा का नोटेशन दे रखा है उसका रिलेशन दे रखा है, उसके हिसाब से हम जो 1 2 3 डालते हैं R का वैल्यू तो वो जो है सबको प्लस करते हैं तो वो बीटा के बराबर होता है, और इस तरह से ये दूसरा इक्वेशन हो जाता है। कितनी बात समझ में? आगे चले पीछे चले, यहाँ तक समझ में आए? यही समझना है, ये मुश्किल नहीं है, मगर चूंकि ऐसा क्वेश्चन कभी किया नहीं है और तो नयापन आ गया है, लेकिन ये देख लीजिए आसानी है ये भी, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि इसमें से देखिए ये पहला टर्म, ये देखिए फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, सेवन टर्म, ये ऑड टर्म है, ये ऑड है सब, और ये क्या है? इवन टर्म है। सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म, सिक्स टर्म, एट टर्म, ये इवन टर्म है। यानी अगर एक एपी है, एक एपी का सीरीज है, जैसे A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, A6 है, चलते चलते A100 तक है। ये कितनी बार सुनी? कितनी बार? तो इसमें जो एक जो सीरीज है वो तो इवन नंबर का है, इवन का है। एक A2 A4 A6 A8 ये इवन नंबर का सीरीज है, और जो दूसरा है वो ऑड नंबर का A1 A3 A5, तो ये A1 A3 A5 A7 ये ऑड नंबर का सीरीज है, और इनका जो सम कर देते हो इवन का सम करते हैं तो वो अल्फा दे रखा है, और ये ऑड नंबर का जो ऑड नंबर ऑफ एपी जो है उसका सम करते हैं तो बीटा आता है। यानी उस एपी का जितना इवन नंबर है उसको सम करेंगे तो अल्फा होगा, और जितना ऑड नंबर आ रहा है उसका सम करेंगे तो वो बीटा आता है। कितनी बात सुनिए। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? कॉमन डिफरेंस का हमारा फॉर्मूला है D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, कॉमन डिफरेंस देगा, या फिर अगर हम लोग A3 माइनस A2 ये भी कॉमन डिफरेंस देगा, या A4 माइनस A3, यानी सक्सेसिव में से प्रीसीडिंग अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो कॉमन डिफरेंस के बराबर होता है, ठीक है। तो 2 में से A को माइनस करें, या 3 में से 2 को माइनस करें, या 4 में से 3 को माइनस करें, सब कॉमन डिफरेंस देगा, और ऐसे ही आगे चलता रहेगा। 6 में से 5 माइनस करो तब भी कॉमन डिफरेंस देगा। कितनी बात समझ आई? यानी कि नेक्स्ट में इवन में से ऑड को माइनस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, इवन ऑड नहीं छोड़ दो, इसकी कोई बात नहीं, इसे डिलीट कर देना। क्या समझ में आएगा? 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो अगर 2 में से 1 को माइनस करें तो हमें कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। 4 में से 3 को माइनस करेंगे कॉमन डिफरेंस आएगा। 6 में से 5 को माइनस करेंगे कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड को
फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, लिखूंगा, तो क्या होगा वो मैं यहाँ से मिटा के यहाँ पे लिख देता हूँ। अब मैं थोड़ा थोड़ा मिटाते जाऊंगा और लिखते जाऊंगा। ये समझ में आता रही है? ये इसमें से इसको माइनस करो तो क्या होगा, a2 माइनस a1 ये हो जाएगा, a2 माइनस a1 सब्ट्रैक्ट किया, a4 माइनस a3 ये दूसरा टर्म हो जाएगा। फिर ऐसे ही आएगा a6 माइनस a5 ये ऐसे ही आता जाएगा, ये ऐसे चलता रहेगा ये। तो इसका जो 200 माइनस a 199 ये वाला 200 में 199 माइनस करेंगे, इज इक्वल टू अल्फा में से बीटा को माइनस करेंगे, इस अल्फा में से बीटा को माइनस कर देंगे। कितनी बात समझ में आई? आगे चले, समझ में बात आ रही है? ये यहाँ से इसको बिठा देते हैं हम। अब क्या समझ में है कि a2 माइनस a1 ये a2 माइनस a1 d के बराबर होगा, a4 माइनस a3 वो भी d के बराबर होगा, a6 माइनस a4 वो भी d के बराबर होगा। तो ये आएगा हमारा, ये d आया एक दफ़ा, फिर ये दूसरी दफ़ा d आएगा, ये तीसरी दफ़ा d आएगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा, d आता रहेगा, सब आता रहेगा। लास्ट में यहाँ पे भी एक d आएगा। कितनी बात समझ में आई? 200 में से 199 को माइनस करेंगे तो ये भी एक d देगा। टोटल इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा के बराबर होगा। ये टोटल d कितने होंगे? चूंकि हम लोग 100 लिया था, r का 100 लिया था, तो d जो है ना टोटल 100 आएगा, तो टोटल 100d आ जाएगा, 100d अल्फा माइनस बीटा। कितनी बात सुन रही? तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये, देयरफॉर d इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा अपॉन 100। ये हमारा आंसर कॉमन डिफरेंस का आ जाएगा, जो ए चॉइस में दे रखा था और हमने किया है। कितनी बात समझ में? कहाँ समझ में आया, कहाँ नहीं आया, ये थोड़ा ऑर्डर में हमने करते गए, मिटाते गए हैं, तो उसको ऊपर से नीचे तक आप देखते रहिए, समझते रहिए, तो आता रहेगा, ये समझ में आ जाएगा। कितनी बात समझ में? ये आगे चले हम लोग, कहाँ समझ में आए ये? कुछ डाउट हो तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा सवाल था, थोड़ा अलग सा था, थोड़ा यूनिक सा था। ठीक है, ऐसा अब मिलता नहीं है, कम मिलता है, कम मिलता है, देखना पड़ेगा। ओके, आगे चलते हम लोग, अगला क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद आ गया 64 नंबर क्वेश्चन। क्या दे रखा है इसको हम बताते हैं। ये द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट 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 ये चलता रहा है, tan 89 डिग्री इज इक्वल्स टू 0 इन्फिनिटी 1/3 क्या बताया? tan 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे लेके 89 तक मल्टीप्लाई करना है, तो इनका आंसर कितना होगा या इसका वैल्यू कितना होगा ये बताना है। ये है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बेस पे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बेस पे है। tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री ये ऐसे ही चलता रहेगा, tan 89 डिग्री। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पे tan 1 डिग्री का वैल्यू तो याद नहीं है, लेकिन हम लोग चाहें तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अब जब हम लोग चेंज करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, तो हम लोग 45 से कम वाला भी चेंज कर सकते हैं या 45 से ज़्यादा वाला भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम लोग 45 से, जनरली हम लोग प्रीफर करते हैं कि 45 से ज़्यादा वालों को चेंज कर दिया जाए। ठीक, तो जैसे यहाँ पे 1 2 3 दे रखा है, tan 89 तक दे रखा है, तो हम उसमें से थोड़े से और टर्म बढ़ा के लिख देते हैं। जैसे tan 1 डिग्री है, tan 2 डिग्री है, tan 3 डिग्री है, ऐसे चलते चलते tan 87 डिग्री है, इसके आगे tan 88 डिग्री होगा, इसके आगे tan 89 डिग्री होगा, ऐसे चलता जाएगा ये 89 तक। उससे पहले वाला भी इसमें है, ये डॉट डॉट का मतलब इससे कंटिन्यू चलते जा रहा है।
अगर हम लोग इसको ऐसे ही रखें tan 1 डिग्री, जो 45 से ऊपर वाला चेंज करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के टर्म में, तो इसे क्या करेंगे, tan 87 को चेंज करना चाहते हैं तो क्या आ जाएगा, tan 90 माइनस 3, ठीक है ना, ये 87 के बराबर हो जाएगा, tan 87 के बराबर होगा। इसको लेंगे tan 90 माइनस 2, tan 90 माइनस 90 डिग्री माइनस 2, 88 डिग्री हो जाएगा। tan 90 माइनस 1 डिग्री, ठीक है ना, 89 डिग्री हो जाएगा। हमने ऊपर का जो वैल्यू है उसको चेंज किया, तो देखते हैं tan 90 माइनस 3 डिग्री 87, तो ऐसे हो जाता है। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री के हिसाब से हमें याद है कि हमारे पास रिलेशन था tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, ये तो जानते नहीं है। कॉट थीटा मतलब ये थीटा होता है और कॉट के साथ आ जाता है। उसी के कॉम्प्लीमेंट्री के हेल्प से अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो इधर का तो ऐसे ही लिखेंगे, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, बाकी ये चलता रहेगा। बीच में tan 45 भी आ जाएगा, ये मैं एक बार लिख देता हूँ, ये फिर आगे चलता रहेगा ये। और ये क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा, तो ये cot 3 डिग्री के बराबर हो जाएगा। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, थीटा की जगह पे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो ये cot 3 डिग्री आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होगा, लेकिन थीटा की जगह पे 2 लिखा हुआ तो cot 2 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा cot थीटा आएगा, और थीटा की जगह पे 1 लिखा हुआ तो ये 1 आ गया। कितनी बात समझ में, ये समझ में आया हम लोगों ने। ये कॉम्प्लीमेंट्री, ये जैसे एक ही टर्म दिया होता तो हमने 2-3 टर्म बढ़ा लिया, कंटिन्यू था, तो इसको हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से अरेंज कर दिया tan को, और फिर कॉम्प्लीमेंट्री tan 90 माइनस थीटा से cot में चेंज कर दिया। तो हम लोग 45 से ऊपर जितने भी टर्म है सबको cot में चेंज कर देंगे। 45 के ऊपर 46, 47, 48, 49 लेके 89 तक सबको cot में चेंज कर देंगे। लेकिन 45 से नीचे जो है 44, 43, 42, 40, 41, 41, 40, 39 ये सब tan में ही छोड़ देंगे। तो पूरा इधर से tan में रहेगा 45 से नीचे, और 45 से ऊपर सब cot में रहेगा। अब क्या होगा, अब हम लोग क्या करेंगे, tan 1 डिग्री ये तो ये है, और वहाँ पे cot 1 है, ये है, इन दोनों को एक साथ लिख देंगे, ये एक साथ कर दिया। ऐसे ही tan 2 डिग्री यहाँ से उठा लिया, और वहाँ से cot 2 डिग्री उधर से ले लिया, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पे tan 3 डिग्री है, और यहाँ से ऊपर से ले लिया cot 3 डिग्री, ठीक है ना। ये ऐसे ही चलता रहेगा, इसमें और सब अरेंज होते रहेंगे। यहाँ बीच में tan 45 भी लिख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। अब ये tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है, देखा आप लोगों ने, tan थीटा इंटू cot थीटा कितना वैल्यू होता है, वो 1 होता है, वो 1 होता है, ठीक है ना। tan थीटा इंटू cot थीटा, तो tan 1 डिग्री cot 1 डिग्री कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा इसका वैल्यू। tan 2 डिग्री cot 2 डिग्री वो भी 1 आ जाएगा। tan 3 डिग्री cot 3 डिग्री वो भी 1 आ जाएगा। ऐसे tan 4 डिग्री cot 4 डिग्री 1, 5 डिग्री tan 5 डिग्री cot 5 डिग्री वो भी 1 हो जाएगा। tan 6 डिग्री cot 6 डिग्री वो भी 1 हो जाएगा। ऐसे चलते चलते tan 45 का वैल्यू भी 1 होता है। तो ऐसे सबको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा 1। यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा फाइनल ये 1 आ जाएगा हमारा, और इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा डी। 64 का आंसर है डी। कितनी बात समझ में आई, कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन दे दिया, इस तरह से कर रखा है। ऐसा हमने क्वेश्चन क्रैश कोर्स में करा रखा है, जो क्रैश कोर्स वाला वीडियो हमने बनाया है ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें हमने करा रखा है ऐसे क्वेश्चन, बहुत सारे इस तरह के सवाल करा रखे। अगर जाके देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री का क्रैश कोर्स वाले, ठीक है ना। ओके, अगला क्वेश्चन करने चलते हैं हम लोग। ये आ गया हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। क्या दे रखा 65 में, सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री कॉस 75 डिग्री कॉस 15 डिग्री
साइन 75 डिग्री अपॉन कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी यूज़ करना है। और एक फॉर्मूला है जो 10th क्लास में नहीं दे रखा, लेकिन वो दूसरे तरीक़ा से 10th क्लास में, मगर दूसरे तरीक़ा से है ट्रू एंड फॉल्स में, मगर वो 11th क्लास के फॉर्मूला है। मैं वो फॉर्मूले को पहले यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, साइन ए प्लस बी, ये एक फॉर्मूला है 11th क्लास में है ट्रिग्नोमेट्री में। इसको एक्सपेंड करते हैं हम लोग। वैसे 10th क्लास में भी दे रखा, मगर वो ट्रू फॉल्स में दे रखा है एक्सरसाइज में। लेकिन इसका जो एग्जैक्ट फॉर्मूला वो मैं लिखने जा रहा हूँ, उसका यूज़ आएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये आएगा एक्सपेंड करके। ये इसका फॉर्मूला ए प्लस बी का। और अगर यही माइनस में होता है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हम लोग मान लो इस तरह से लिखा हुआ ए की जगह पे 15 ले लेते हैं और बी की जगह पे 75 डिग्री ले लेते हैं। ए की जगह पे 15, बी की जगह पे 75। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, साइन ए की जगह पे 15 लिख दिया और बी की जगह पे क्या लिख दिया 75, तो कॉस 75 लिख दिया इसको। फिर यहाँ पे कॉस ए यानी कॉस 15 डिग्री और साइन 75 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। इसको ए एंड बी को ले लेंगे, ये इसकी जगह पे डाल दिया। तो अगर हम इसको और इसको देखें तो सेम रिलेशन है, देखे ना, साइन 15 डिग्री कॉस 75 डिग्री प्लस कॉस 15 डिग्री साइन 75 डिग्री, है ना। ये कैसा समझ में आई, ये आ रहा समझ में। ये फॉर्मूला थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं से तो क्वेश्चन आ जाते हैं अपर क्लास के, तो थोड़ा सा तो उसको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो क्या दे रखा कि अगर ये दे रखा तो इसको हम लोगों ने, ये फार्मूला है, इस फार्मूले के हिसाब से ये अरेंज किया गया। और अगर ये दे रखा तो शॉर्ट में ये भी लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी। तो हम लोग इसको क्या करके रिड्यूस करके क्या लिख सकते हैं, साइन ए की जगह पे 15 है और बी की जगह पे 75 है। तो ये हम लोगों ने लिख दिया साइन ए प्लस बी, और साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री आ गया। ठीक है ना, 75 प्लस 15 90, और साइन 90 को कितना हो जाएगा 1 हो जाता है। कितनी बात सुन। तो मैं करके दिखा, तो ये फॉर्मूले को मैंने अलग से समझाया, ये आप समझ लो। इसके हिसाब से ही ये सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो ये हम करने जा रहे हैं, इसको समझा रहे हैं। इसे मिटा देता हूँ मैं, इसको यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, हम इसको यूज़ करेंगे, तो इसे हम लोग हटा देते हैं। ये नोट कर लो आप, और नोट करके फिर आप समझना इसको कैसे यूज़ किया गया। कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, हमारे क्रैश कोर्स के यूट्यूब पे जाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक फॉर्मूले जो 11th क्लास में है और 10th क्लास के एंट्रेंस में यूज़ हो सकते हैं। छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, जैसे 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है, 75 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो उसका अरेंजमेंट करके हम लोगों ने दिया है, 1-2 क्वेश्चन किया है उसका। तो जब आप जाके देखेंगे हमारे क्रैश कोर्स ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो है, क्रैश कोर्स में ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो है, तो आप लोग वहाँ देखोगे तो समझ में आएगा। थोड़ा सा बड़े क्लास का हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कराया है, और भी अभी बहुत सारे काम चल रहे हैं, तो अभी बहुत सारा काम करेंगे उस पर, लेकिन फ़िलहाल तो बेसिक बताए जा रहे हैं। आगे चले हम लोग, आगे चलते हैं हम लोग, इसको सोल्यूशन करते हैं। इसका क्या दे रखा है, सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री प्लस ये हमारा साइन 15 डिग्री कॉस 75 डिग्री प्लस कॉस 15 डिग्री साइन 75 डिग्री, ये ऊपर लिख दिया। कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा, और ये प्लस साइन थीटा कॉस साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, ये लिख दिया हमने डाउन में। कितनी राशि। अब इसको एक एक करके चेंज करते हैं। देखो यहाँ पे सेक 10 डिग्री है, ये 45 से कम है, और ये कॉट 80 डिग्री है, ये 45 से ज़्यादा है। तो ज़्यादा हम लोग किसी का भी चेंज कर सकते हैं। हमने जैसे बताया 45 से नीचे वाला वैल्यू भी चेंज करेंगे,
या ऊपर वाला, लेकिन चेंज करेंगे तो सिर्फ एक ही तरफ करेंगे। या तो 45 वाले के ज़्यादा जो वैल्यू उसे चेंज करिए, 45 से कम वाला सब ऐसे ही रहेगा, या फिर सब 45 से कम वाला का चेंज करिए, 45 से एबव जो वैल्यू है उसे हम लोग चेंज नहीं करेंगे। अगर दोनों तरफ से चेंज करेंगे तो फिर गर्व नहीं होगा, सोल्यूशन नहीं बनेगा, आंसर का नहीं आएगा। तो एक ही तरफ से चेंज करना है। तो हमने जैसे बताया कि हम ज़्यादातर टाइम में, ज़्यादातर क्वेश्चन में हम 45 से ज़्यादा वाला वैल्यू को चेंज करते हैं। तो सेक 10 डिग्री, सेक स्क्वायर 10 डिग्री, ये तो ऐसे ही रख देते हैं। कॉट का हम लोग चेंज करने जा रहे हैं। तो जब इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये सेक स्क्वायर 10 डिग्री ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये हम लोग कॉट, ठीक है ना, 90 माइनस कॉट स्क्वायर 90 माइनस 10 डिग्री कर देंगे। कॉट 90 माइनस 10 कर तो 80 हो जाएगा। ये स्क्वायर जैसे था वैसे ही लिख दिया हमने जितनी बात सुन में। तो ये ऐसे हो गया, ये फिर प्लस का साइन लगा दिया। इसका अभी हमने बताया था कि ये एक तरह की आइडेंटिटी है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी और ट्रिग्मेटिकल आइडेंटिटी है, और साइन a प्लस b के हिसाब से। तो हम लोग साइन, ठीक है ना, 15 प्लस 75 डिग्री कर लेंगे इसको ऊपर में, ठीक है। और यहाँ शो कर देंगे ब्रैकेट के अंदर साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। उसी के हिसाब से ये एक्सपेंड किया गया है, ठीक है ना, इस आइडेंटिटी के हिसाब से। अब नीचे वाला करते हैं हम लोग। नीचे में क्या दे रखा है, ये यहाँ तो कॉस थीटा था ही था, और ये साइन 90 माइनस थीटा, ये भी कॉस थीटा आ जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई में आ गए। फिर ये प्लस हो गया, यहाँ का साइन थीटा तो था ही था ये हमारा, और यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा, ये भी साइन थीटा मल्टीप्लाई में आ गया। कितनी बात सुनिए, आगे चले। यहाँ से स्क्वायर थीटा 10 डिग्री ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे कॉट 90 माइनस 10, कॉट 90 माइनस थीटा 10 थीटा होता है। कॉट 90 माइनस थीटा 10 थीटा होता है। थीटा की जगह पे 10 है, तो ये हमारा का tan स्क्वायर 10 डिग्री ये आ जाएगा। ये जो है ना नीचे आ गया, 45 से नीचे आ गया ये कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। थीटा की जगह पे 10 है, तो हमने 10 यहाँ पे, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ समझाने के लिए। कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा भी पिछले क्वेश्चन में भी क्या था, तो ये थीटा जो वैल्यू होता है वो यहाँ पे आ जाता है, tan के साथ आ जाता है। तो ये थीटा का जो 10 है, तो हमने 10 डाल दिया। ये हो गया ये। फिर ये यहाँ पे साइन 15 प्लस 75 जो है ये 90 हो जाएगा, साइन 90 आ जाएगा हमारा, साइन 90, ठीक है। और यहाँ कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा। कितनी बात सुन में। अब देखो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी एक तरह का आइडेंटिटी है, रिलेशंस हैं, ठीक है, ये भी 1 हो जाता है। तो ये 1 डिवाइडेड बाय 1, ये तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर 10 माइनस tan स्क्वायर 10 प्लस 1, ये हमने 1, इसका पूरे का 1 आ गया, ये पूरे का 1 लिख दिया। इसका वैल्यू भी ये 1 आएगा, ये 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये आंसर 2 आ गया। ये इसका वैल्यू कैसे आया, एक हमारा रिलेशन आइडेंटिटी है, मैं यहाँ से लिख के दिखाता हूँ। क्या है वो, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर हम लोग tan स्क्वायर थीटा को इधर लाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वो यही है, सेक स्क्वायर थीटा यानी 10 डिग्री माइनस tan स्क्वायर थीटा 10 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो ये 1 हमने इसको रिप्लेस करके 1 लिख दिया, ये 1 था, ये 1 प्लस 1 2, और इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा A 2 आंसर। कितनी बात सुनिए, ये हमारा दे रखा है ये सल्यूशन। कितना समझ में आया, इसमें सभी जगह चेंज है, यहाँ पे भी चेंज है, यहाँ पे भी चेंज करना है, यहाँ पे भी चेंज करना है, सब जगह चेंज करना है। कहने का मतलब ये कि जो ट्रिग्मेट्री के जो सवाल हैं अब हल्के में ना लें आप लोग। वो बच्चे जो बोर्ड के एग्ज़ाम में पढ़ रहे हैं, और कोर्स तो बहुत कम हो गया है और कम होते ही जा रहा है ताकि बच्चों को और आसान हो जाए, मगर कंपटीशन में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चन वो अपने लेवल से ही आ रहे हैं।
तो आपकी जो एकेडमिक जो एजुकेशन है या एकेडमिक जो पढ़ाई है वो तो बहुत ही लो हो गया है, और उसी के हिसाब से आपका मेंटल कैलकुलेशन भी डेवलप कर रहा है। जैसे क्लास में पढ़ाई हो रही है उसी के हिसाब से आपका मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, और इस तरह के जो कंपटीशन में सवाल आ रहे हैं इसके हिसाब से आपका मेंटल प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है या कम हो पा रहा है। इसीलिए वो बच्चे जो 10th क्लास में से एग्ज़ाम दे के पहली बार टेस्ट कंपटीशन के लिए फॉर्म भरते हैं और अपियर होते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें समझ में आता नहीं है। ठीक है, इसलिए जो फ्रेश बैच के जो 10th क्लास के बच्चे हैं, ठीक, अगर वो तैयारी कर रहे हैं और टेस्ट देते हैं तो उनका सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि एक तो उनके पास जो मेंटल जो कैलकुलेटिंग पावर है वो ज़्यादा डेवलप नहीं करता, वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन नहीं करते, क्योंकि वो सुबह से जाते हैं स्कूल, जाते हैं 3 बजे आते हैं, शाम में कोचिंग जाते हैं, एकेडमिक पढ़ाई होती है, एकेडमिक का प्रैक्टिस कराते हैं, अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते नहीं हैं, कम कराते हैं, और अगर कराते भी हैं देते भी हैं तो बच्चे से होता नहीं है। वो बच्चा फिर टेंशन लेने लगता है कि कोचिंग में पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, एकेडमिक में तो है नहीं ये। ठीक है, तो उस हिसाब से कोचिंग वाले भी आपको हल्के ही क्वेश्चन देते हैं, आसान क्वेश्चन देते हैं, और फिर आपका वही एग्ज़ाम में तो अच्छा हो जाता है, एग्ज़ाम में 90% लेके चले जाते हैं, 95, 94 हो जाता है। लेकिन वो कोर्स बहुत इजी है जिसमें आपके 95, 98 वो आपके बहुत सारी चीज़ों को आपको पता नहीं है अभी। ठीक है, उसी चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो कोर्स चूँकि कम कर ले इसलिए 95, 98 आ रहे हैं, 99 आ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि 99, 99 आ रहे हैं तो इसका मतलब बहुत ही नॉलेज है आपके पास। ठीक है, कंपैरेटिवली बेटर है, बेटर देन अदर जो 60 आ रहे हैं तो उससे तो अच्छा ही है। लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें जो कोर्स कम होने की वजह से वो रह गए, साइड हो गए। जब आप कंपटीशन में जाएंगे, अपियर होंगे, फॉर्म भरेंगे, तो आपको बहुत सारी नई चीज़ें हर चैप्टर से, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो फिज़िक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो बायोलॉजी का हो, जो पहले कोर्स में था उसको चूँकि रिड्यूस कर दिया गया है, तो वो सारी चीज़ें तो टेस्ट के लिए रहता ही रहता है। कितनी बात सुनी? तो वो सारी चीज़ें वो टेस्ट में पूछते रहते हैं, और वो फ्रेश बैच जो 10th क्लास करके आता, 99% करने वाला 99% स्कोर वाला बच्चा भी जो बोर्ड का एग्ज़ाम में स्कोर किया 99%, वो भी सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। ठीक है, तो क्या देखा जा रहा है कि एक नया ट्रेंड उभर के आ रहा है एएमयू के एंट्रेंस की तैयारी में या एएमयू के सिलेक्शन में, कि वो बच्चे जो लोग दोबारा से एएमयू के, यानी पहली बार तो सिलेक्शन होने के चांस बहुत कम हो गए, और पहली बार में सिलेक्शन कम होता है, तो फिर दोबारा से वो चाहते हैं, जो लोग बहुत चाहते हैं कि नहीं अलीगढ़ में मैं पढ़ूंगा या जामिया में पढ़ूंगा, तो वो दोबारा से तैयारी करना शुरू कर देते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। और वो जब वो दोबारा से तैयारी करने लगते हैं तो फिर वो नई चीज़ें जो रह गया, छूट गया, कोर्स में कम रहा है, वो कोचिंग वाले उसको पढ़ाते हैं, समझाते हैं, और वो बच्चे जो लोग दोबारा से देते हैं उनको वो सारी चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ें वो सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, और उनके लिए पेपर में ज़्यादा स्कोर करना आसान हो जाता है। तो जो रिपीट कर रहे बच्चे एएमयू में दोबारा से सिलेक्शन के लिए दोबारा से फॉर्म भरे नेक्स्ट सेशन में, वो बच्चों के चांस, सिलेक्शन के चांस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, जो सीट्स थे एएमयू की तैयारी में, जो सीट्स है अवेलेबल सीट है, पीसीएम, पीसीबी, डिप्लोमा वगैरह वगैरह सब मिला के, साइंस स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम, कॉमर्स सिस्टम सब मिला के जितने भी सीट्स है, उसमें जो बच्चे इंटरनल हैं एएमयू के, उनके बच्चे जो ठीक ठाक है वो बच्चे तो साइंस में आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है उनको तो रखना ही पड़ता है और उनका थोड़ा मेरिट अपने हिसाब से ही बनता है। लेकिन जो एक्सटर्नल बच्चे हैं उनमें जो फ्रेश 10th क्लास के बच्चे रहे वो, और जो रिपीटर आ रहे हैं वो, तो रिपीटर वाले जो आते हैं वो बेटर देन फ्रेश 10th क्लास होते हैं। तो रिपीटर वाले के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है या ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा वो सिलेक्ट हो रहे हैं, और फ्रेश 10th क्लास के बच्चे जो है बहुत कम हो रहे हैं। कितनी बात सुन में ही। अब क्या हो रहा है कि वो जो रिपीटर है वो मान लो इस साल मान लो 30-32 हज़ार बच्चों ने बैठे, और ज़्यादा फ्रेश बच्चे जो थे उनमें से बहुत कम सिलेक्शन हुआ, कुछ रिपीटर होंगे। अगले साल 30,000 में से मान लो 2-3 हज़ार बच्चे भी चाहे कि दोबारा से मैं एएमयू में जाऊंगा, तो वो तैयारी करना शुरू कर देंगे। वो जब वो तैयारी करना शुरू कर देंगे अभी से ही, तो जाहिर है कि वो 6-7 महीने, 8 महीने, 10 महीने में बहुत अच्छी तैयारी उनकी हो जाएगी अगले साल के लिए। और जो एडिशनल सेक्शन है, जो एक्स्ट्रा सेक्शन है, वो भी उनका अच्छा हो जाएगा।
तो अगले साल जब वो आएंगे तो 2-3 हज़ार बच्चे भी बैठेंगे, तो 2-3 हज़ार में अगर मान लो 60-70% तो आराम से इसको मतलब वो उनमें से सिलेक्ट हो जाएंगे, यानी कि 1500-1600 बच्चे तो वही सिलेक्ट होंगे, 1000-1200 बच्चे वही सिलेक्ट होंगे जो रिपीट करेंगे थोड़ा मेहनत करके। तो 1000-1200 वो सिलेक्ट हुए, सीट है कितना, कुछ तो इंटरनल के पास चला गया, कुछ रिपीटर ले गए, और जो बच्चा वो फ्रेशर में से कितने बच्चे होंगे, तो फ्रेशर बैच से मैक्सिमम बच्चे का एमयू में आने का डिज़ायर बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि फ्रेशर बच्चे के पास हुनर नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो जानता नहीं है, मेहनत करना नहीं जानता है, लेकिन चूँकि ऐसे कन्फिग्रेशन है, ऐसे हालात है, उस हालात के हिसाब से वो पहली बार अटेम्प्ट करके ये सिलेक्शन होना थोड़ा मुश्किल हो गया है। तो अब ये है कि मेरा जो अपना एक एनालिसिस है, उस एनालिसिस के बिहाफ पे मैं बोल रहा हूँ कि जो गार्जियन अपने बच्चों को अलीगढ़ में पढ़ाना चाहते हैं, पहली बार तो फॉर्म भरते ही 10th क्लास के बाद, और उसके बाद ज़्यादा चांस है कि उसका नहीं हो। एक तो ये कि जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं वो तो इस तरह के फेस कर रहे हैं कि सिलेबस कम है, और मान लो कोई दूसरे अदर बोर्ड्स वाले हैं जैसे बंगाल बोर्ड, बिहार बोर्ड अलग बोर्ड है, अगर वो सीबीएसई कोर्स नहीं चला रहे स्कूल में, अपने बोर्ड का चला रहे तो वो कोर्स अलग भी है। तो एक कोर्स का अलग होना, दूसरा कोर्स का इतना कम होना और कंपटीशन का लेवल इतना अपर होना, ये फ्रेश बैच के लिए, फ्रेश बच्चों के लिए एक बहुत ही डिफ़िकल्ट पाथ बना दिया है। कितनी बात सुन रहे हैं? तो इसलिए जो बच्चे या जो गार्जियन मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो हमारी बात को समझने की कोशिश करें कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि फ्रेश बैच के बच्चे को सिलेक्शन होना कम है, तो गार्जियन या बच्चे ये ना सोचे कि मैं कमज़ोर हूँ, क्योंकि कमज़ोर नहीं है, क्योंकि ये कुछ ऐसे कन्फिग्रेशन ही हो गया है कि आपको आसान नहीं है कंपटीशन को बीट करना है। या तो अगर चाहते हैं कंपटीशन बीट करना कि मैं फ्रेश बैच के 10th क्लास करूँगा फिर एमयू में आ जाऊँ, तो आपको होल सेशन में शुरू से ही एकेडमिक के साथ साथ तैयारी करनी पड़ेगी। तब तो पॉसिबल है कि भाई आपका एकेडमिक भी चलता रहे और एडिशनल क्वेश्चन जो हर चैप्टर से उसकी प्रैक्टिस की जाए, तब तो टेस्ट के टाइम तक आप तैयार भी हो जाएंगे और सिलेक्ट भी कर लेंगे, हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको दोबारा अगर एमयू में या जामिया में जाने का इरादा है तो दोबारा से आपको फॉर्म भरना होगा, दोबारा ट्राई करना होगा। मगर सिर्फ ट्राई नहीं, एक अच्छे प्रिपरेशन की ज़रूरत है। जो एडिशनल सिलेबस छूट जा रहे हैं, जो क्वेश्चन छूट जा रहे हैं या छूटे हुए हैं, उनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जाके आपका नाम आएगा। वरना आप सोचोगे दोबारा फॉर्म भरूंगा आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको दोबारा भी फेलियर का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मैं एक सिनेरियो को डिस्क्राइब कर रहा हूँ, एक सिनेरियो को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या सीन है बैकग्राउंड में, और ऐसे सीन में अगर सक्सेस चाहते हैं तो आपको उसी हिसाब से स्टेप्स, अपना प्रोग्राम प्लान चेकआउट करना पड़ेगा। ओके, तो वो बच्चे या गार्जियन देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अगर मुझसे कोई मशवरा चाहते हैं गार्जियन बच्चा, आप मैसेज करिए, हम फ्री टाइम में आपको काउंसलिंग करते हैं। हम काउंसलिंग भी करते हैं, बच्चों को बताते हैं, गार्जियन को बताते हैं, क्योंकि ये है कि बच्चे गार्जियन को कहाँ पता है इतनी सारी बातें, इतनी बारीकियाँ। ठीक है, हम लोग पढ़ाते हैं, समझते हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो हम इस लाइन में आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपको काउंसलिंग कर सकते हैं। दूसरे लाइन का तो दूसरे लोग से कंसल्ट करना पड़ेगा। लेकिन एमयू जामिया या दूसरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जो भी एडमिशन और एजुकेशन से रिलेटेड अगर आप हमें काउंसलिंग के लिए कंसल्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। हम आपको एक प्रॉपर और अच्छा रास्ता बताएंगे कि किस तरह से एक प्लान करके आगे की तरफ अपने सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 65। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ओके।